साधे पूज्य तुकाराम दादा, राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज गाडगे बाबा, बाहो आपके सामने मैं नमस्कार। मेरे गुरु के साथ गांधी जी साहब थे। मैं गांधी जी साहब को भी धन्यवाद क्यों आप सबको और मैं को भी। मैं मेरी हिंदी जरा तेरे मेरे बीच में चलती, आधी हिंदी और आधी मराठी मैं दोनों मिक्स करता देता हूँ। मी सर्वांना धन्यवाद देतो आणि संविधान तुम्हा आम्हा सर्वांना वाचवणं आहे भाऊ। बोलो बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय असो। माझी खंजिरी इथं थांबवतो। मी अमरावतीतून अंजनगाव सुरजीहून आलो। संदीपपाल, रामपाल, आमचे गुरु सर सत्यपाल महाराज, सर्वांना जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी। राहुल जी मैदान में। अब मैं निवेदन करूंगा लता ताई चिताले जी जो गांधीवादी हैं वो आए और चरखा का मोमेंटो आकर राहुल जी को देकर सम्मानित करें। अज्जी बहनें जो हमारी आई हुई हैं, माताएं अज्जी ऑरेंज की टोकरी के साथ आए और राहुल जी का सम्मान करें। अज्जी बहनें, महिलाओं के सम्मान में राहुल जी मैदान में। मैं निवेदन करूंगा अमन कांबले जी से, आवाज इंडिया चैनल से वो आए और दीक्षा भूमि का मोमेंटो लेकर राहुल जी को दीक्षा भूमि का मोमेंटो देकर सम्मानित करेंगे। अमन कांबले जी। दीक्षा भूमि के सम्मान में, संविधान के सम्मान में उमेश कोराम जी वो टुकड़े जी महाराज की स्टैचू देकर राहुल जी को सम्मानित करेंगे। अब आयोजन समिति के सदस्य अशोक भारती जी, सुभाषिनी यादव जी, उमेश कोराम जी, रश्मि पुरानिक जी आएंगे और राहुल जी को पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित करेंगे। शाहू फुले अंबेडकर जी के सम्मान में, मां जिजाऊ सावित्री रमाई फातिमा शेख के सम्मान में, संविधान के सम्मान में। अब मैं निवेदन करूंगा आयोजन समिति के पिलर भाई अनिल जैन जी आए और राहुल जी के बारे में और प्रोग्राम के बारे में दो शब्द रख के आगे की प्रक्रिया अपने हाथ में लें। हमारे देश के गरीबों, कमजोरों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, महिलाओं, बेजुबानों की जुबान और पूरे देश में सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़ते हुए हमारे न्याय योद्धा राहुल गांधी जी, मंच पे बैठे सभी महानुभाव और इस सभागार में उपस्थित 200 से अधिक संस्थाओं के प्रतिनिधि जो अपने अपने क्षेत्र में सामाजिक न्याय के लिए, संविधान की सुरक्षा के लिए काम करते हैं,
मैं आप सबको अपना जय हिंद बोलता हूं। जय हिंद। साथियों, जब से इस दुनिया का शुरुआत हुई है, सृष्टि की रचना हुई है, अच्छाई और बुराई की ताकतों के बीच में लगातार जंग जारी रही है। और एक तरफ हमेशा से वो ताकतें रही हैं जो इस दुनिया में समानता चाहती हैं, मानवता चाहती हैं, बंधुत्व चाहती हैं, मोहब्बत चाहती हैं, प्रेम चाहती हैं। और दूसरी तरफ हमेशा वो ताकतें जिनको इविल फोर्सेस कहा जाता है या बुराई की ताकतें कहा जाता है, वो भी रही हैं जो इस देश में मानवता के विरोधी रहे, जो असमानता कायम करना चाहते हैं, जो जन्म के आधार पे ऊंच और नीच कायम करते हैं, जो नफरत इस देश में, इस समाज में फैलाने की बात करते हैं। हमारे देश में अगर इतिहास को देखें संक्षिप्त में, तो जब जब समानता कायम हुई, समाज में समानता की स्थापना हुई, तब तक ये देश का स्वर्ण काल आया और ये देश महान, प्रबुद्ध, समृद्ध, संपन्न, सशक्त राष्ट्र बना। महात्मा बुद्ध के काल में सम्राट अशोक, जिनका संदेश पूरी दुनिया के कोने कोने तक गया, चीन, जापान, कोरिया, बर्मा, श्रीलंका। उसके बाद हम जिस स्थान पे बैठे हैं, ये महाराष्ट्र की पवित्र धरती है। यहां पे एक वारकरी भक्ति आंदोलन आया और उसमें जो संत थे, संत नामदेव, गाडगे जी महाराज, संत तुकाराम जी, संत गोरा कुम्हार जी, सब संतों ने समानता की बात की और एक समानता का समाज स्थापित हुआ इस इलाके में उस समय। और जब समानता का राज स्थापित हुआ तो शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज का उदय हुआ। एक शक्ति और संपन्नता इस क्षेत्र में आई। तो इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब जब जिस जिस समाज में समता आती है, इक्वलिटी आती है, वो समाज ताकतवर, सशक्त, संपन्न, समृद्ध, प्रबुद्ध समाज बनता है, देश बनता है। इसीलिए जब आजादी का आंदोलन चल रहा था, महात्मा गांधी के नेतृत्व में आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, कांग्रेस उस लड़ाई को लड़ रहा था और महात्मा गांधी और कांग्रेस और हमारे तमाम स्वतंत्रता सेनानी अच्छाई की ताकत का प्रतीक बन के लड़ रहे थे अंग्रेजों से। उस समय 31 मार्च 1931, और ये एक तारीख जिसको कहते हैं कि स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी। उस दिन कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है कराची में और उस अधिवेशन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास होता है कि जब भी हमारा देश आजाद होगा, इस देश में सभी नागरिकों को समान मूलभूत अधिकार दिए जाएंगे, सिविल राइट्स दिए जाएंगे, फंडामेंटल राइट्स दिए जाएंगे। चाहे वो किसी भी जाति का नागरिक हो, ऊंच नीच नहीं की जाएगी, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, निर्धन हो, धनवान हो, निरक्षर हो, साक्षर हो, सबको बराबर का वोट का अधिकार दिया जाएगा और सब मिलकर के लोकतंत्र के द्वारा ये तय करेंगे कि इस देश में कौन शासन करेगा। साथियों, 15 अगस्त को देश आजाद हो गया। हमारे देश के जो बड़े नेता थे, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, सरदार पटेल, बाबू जगजीवन राम, सब मिलकर के एक बैठक करते हैं कि अब जो प्रस्ताव हमने 31 मार्च 1931 को पास किया था, अगर उसको धरती पे उतारना है, उसको साकार करना है, तो ये जिम्मेवारी किस व्यक्ति को सौंपी जाए। और सब एक मत से तय करते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को अगर ये महत्वपूर्ण काम सौंपा जाएगा तो जो स्वतंत्रता सेनानियों का सपना था वो पूरा होगा। और आपने देखा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने 26 नवंबर 1949 को देश को संविधान सौंपा, जो बाद में 26 जनवरी को लागू हुआ। लेकिन जैसे ही वो संविधान सौंपा गया तो वो ताकतें जो इस देश में नफरत फैलाना चाहती हैं, जो जन्म के आधार पे ऊंच और नीच करती हैं, जो आपस में भाईचारा पसंद नहीं करती, जो चाहते हैं कि इस देश की सारी धन संपत्ति, सारा मान सम्मान, पद चंद मुट्ठी भर हाथों में आ जाए, उन लोगों ने तब भी बाबा साहब के संविधान का विरोध किया। और उसके बाद लगातार वो इस चीज के लिए तिलमिलाते रहते हैं, छटपटाते रहते हैं कि संविधान को कैसे बदला जाए।
और अभी हमने देखा पिछले लोकसभा चुनाव में कि उन्होंने एक बात कही कि 400 की सीट आ जाएंगी तो हम संविधान को बदल के रख देंगे। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं अपने देश में लोकतंत्र में विश्वास करने वाले सभी बुद्धिजीवियों को, सभी नागरिकों को, इस देश के दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, कि उन्होंने उनकी मंशा को समझ लिया और उनके सपने को चकनाचूर कर दिया। और आज हमारे बीच में आदरणीय न्याय योद्धा, जननायक राहुल गांधी जी हैं और संविधान की लड़ाई के लिए, सामाजिक न्याय की लड़ाई के लिए, जाति जनगणना की लड़ाई के लिए, आरक्षण की सीमा 50% की तोड़ दी जाए, आगे बढ़े, इस लड़ाई के लिए अगर कोई शख्सियत आज इस देश में सबसे ज्यादा और सबसे बहादुरी से काम कर रहा है तो उस व्यक्ति का नाम, उस शख्स का नाम अगर आप बताएंगे राहुल गांधी, तो अब मैं आपके और उनके बीच में दीवार न बनते हुए मैं उनसे अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा कि वो आएं और अपने उद्बोधन से हमें आलोकित और प्रबुद्ध करें। आदरणीय राहुल गांधी जी। आप बोलिए। सभी को नमस्कार। आदरणीय राहुल गांधी जी, और आज का जो वह है कि संविधान सम्मेलन हम भारत के लोग, तो हम भारत के लोग हैं तो क्या कम है, सब हम, तो हम भारत के लोगों का कि हम इस बैठे हुए लोग और देश के लोग हम मानव बनना चाहते हैं, मानव बनना, मानव पे ये संविधान हमको दिया गया है। मैं एक सुझाव करता हूँ कि आदरणीय राहुल गांधी जी को, हमारे जो पिछड़े समाज है, मैं माड़िया समाज से हूँ, मैं माड़िया समाज गोंड, तो अब उसका हम वनवासी नहीं है, वन निवासी है। हाँ, हमारे जंगल, हमारे जमीन, हमारे की संविधान के अंदर जो दिया है 5वीं अनुसूची है, ये हमारे देश के हमारे 10 राज्यों में ये लागू करना चाहिए, वो अमल होना चाहिए। ये सबको जल, जंगल, जमीन ये बचना चाहिए, लोगों को मिलना चाहिए और पर्यावरण का रक्षण होना चाहिए। इतना ही मैं बोल के समाप्त करता हूं। मैं नागेश चौधरी जी से निवेदन करूंगा कि वो भी 2 मिनट के अंदर अपनी बात रखें। इस मंच पर राहुल गांधी जी आए हैं और उनके सत्कार में हम तालियां बजाएंगे कि वो देश को एक नई दिशा दे रहे हैं। और इस देश में जो कुंठित अवस्था थी, लोग दबे हुए थे, उन सब का आवाज़ बुलंद करने का काम राहुल जी कर रहे हैं। तो राहुल जी ने जो जात जनगणना का मुद्दा निकाला है, उससे बहुत लोग बौखलाए हैं, मगर हमको लगता है कि वो एक्सरे है समाज का, इस देश का, कि कौन कहाँ है, कौन कहाँ नीचे, कौन ऊपर है और कौन सत्ता भोग रहा है। तो इसका जो नक्शा है वो जाति जनगणना से सामने आएगा और इस देश में सत्ता का परिवर्तन होगा, ऐसा मुझे लगता है। और जो जनगणना होने के बाद भी मैं ऐसा बताऊंगा कि महात्मा फुले ने जब 1872 में सभी जाति को आरक्षण देना चाहिए संख्या के प्रमाण में, ये जो बात कही थी वह बात आज भी पूरी नहीं हुई। और राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि आज 50% के ज़्यादा हम आरक्षण की बात करेंगे, तो ये उसके आगे की बात है। आज 27% ओबीसी को आरक्षण मिलता है या 15% एससी को मिलता है, 8% ओबीसी को, आदिवासी को मिलता है, वो भी पूरा नहीं, वो भरते नहीं है। उन्होंने उदाहरण दिए थे कि 89 सेक्रेटरीज में सिर्फ 2-3 आदिवासी ओबीसी रहते हैं। तो ये जो अन्याय है, सत्ता में जो अन्याय है, उस अन्याय के खिलाफ और न्याय के लिए राहुल गांधी जी निकले हैं। हम सब
उनके उनके साथ है। हम कोई पार्टी में नहीं है, मगर उनकी जो आवाज़ है, उन आवाज़ को हमारी आवाज़ ऐसे लगता है कि उन्होंने हमारी आवाज़ हमारी भाषा बोली है, जनता की भाषा बोली है। इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ और रोकता हूँ। डॉक्टर विश्वभर चौधरी जी आए, वो भी 2 मिनट में रखें। आदरणीय राहुल जी और इस सभागृह में उपस्थित बंधु भगिन, हम ज़्यादा बात नहीं करने वाले, 2 मिनट में ही ख़त्म करेंगे। लेकिन निर्भय बनो राहुल जी, हमने मुहिम चलाई महाराष्ट्र में और 75 रैलीज की बहुत बड़ी, नागपुर में भी बहुत बड़ी रैली हो गई। हम आपके साथ हैं, वो तो हम बताना ही चाहते हैं, और हम उनके खिलाफ है जो आज हमको राष्ट्रवाद सिखा रहे हैं। आज हमको राष्ट्रवाद वो सिखा रहे हैं जिन्होंने राष्ट्रपिता को मारा, राष्ट्रध्वज को नकारा और राष्ट्रगीत को भी नकारा। ऐसे लोगों से हम राष्ट्रवाद सुनना नहीं चाहते। इसलिए राहुल जी हम आपके साथ हैं। निर्भय बनो हमारे आंदोलन का नाम है, लेकिन भारत को निर्भय राहुल जी ही बना रहे हैं, यह मैं बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से करना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी लोग हैं, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा लताताई चिताली जी से, वो भी 2 मिनट में अपनी बात रखें। आदरणीय मंच, अपने सबके हार्ट बीट राहुल गांधी और आप सब कांग्रेस जन की शक्ति। मेरे एक आंख में आंसू है, दूसरे आंख में हंसू है। मैं हंस रही हूं। आंख में आंसू, आज मेरे देश के जो कॉन्स्टिट्यूशन है संकट में है और रोज उसकी चिंता रहती है, नींद नहीं आती। लेकिन दूसरे आंख में मेरे आज हंसू है, हर्ष है। ये शक्ति मेरे राहुल के पीछे खड़े रहने वाली है। ये शक्ति राहुल के रूप में, मैं जिस संस्कृति में पैदा हुई, मैं जिस संस्कृति में जी पूरे साल बापू के साथ रह चुकी हूँ, बापू का कंधे पे हाथ है, नेहरू जी के संस्कार है और आज 95 इयर्स ओल्ड एजुकेटेड लेडी कह रही है राज्य शास्त्र की एमए हूँ। जो संस्कृति का सपना देखा था अंग्रेजों के 150 साल में, जो संस्कृति गुलामगिरी में थी, उसके बाद कैसी संस्कृति आएगी, उसका सपना देखा था। लेकिन धार्मिकता ने वो सपना पूरा किया नहीं है। मुझे आपसे राहुल के लीडरशिप में मैं आशा करती हूँ कि वो जो संस्कृति है उसका धर्म ग्रंथ हमारे राज्य घटना है, और ये राज्य घटना जो है करोड़ों करोड़ों 100 साल के लोगों की शक्ति का ग्रंथ है। हमारे लिए, मेरे लिए स्वर्ग में वही ग्रंथ मैं ले जाने वाली हूँ। उसका संरक्षण इसके लीडरशिप में यानी कांग्रेस के नियमों में आप लोग करोगे। मेरे को एक ही आवाज में करो कि अम्मा तू जाने के लिए सुख से जा, हम साथ में है। कहो, हम साथ, कहो एक हाथ। और ये शक्ति पैदा करने का जो स्विच है, बटन है, वह है बाबा बापू अमर रहे। बाबा यानी डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर, बापू यानी महात्मा गांधी। मैं 3 बार कहूंगी और रात को आपके इस व्यक्ति का दर्शन करके ईश्वर को कहूंगी मेरे को ले जा। बाबा बापू,
बाबा बापू, बाबा बापू, मेरे राहुल को सुखी रहे भगवान। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं पूरे भारत के जन जन के नेता न्याय योद्धा राहुल गांधी जी से निवेदन करूंगा वो आए और संविधान की ताकत किस तरह देश की किस्मत बदल सकती है आप हम सब के सामने मार्गदर्शन करें। संविधान के सम्मान में, संविधान के सम्मान में, संविधान के सम्मान में लीलाताई चिताले जी, देवजी तोफा जी, अनिल जैहिंद जी, डॉक्टर चौधरी जी, एडवोकेट असीम सरोटे जी, नगेश चौधरी जी, श्री फिरदौस मिश्रा जी, अशोक राय भाटवकर जी, उमेश कोरम जी और सिविल सोसाइटी के हमारे सारे के सारे मेंबर्स, आपका मैं यहां स्वागत करता हूं। नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक है। ऐसे अब हम 3-4 सम्मेलन कर चुके हैं। आपने आज डिस्कशन किया होगा, आपने अपने विचार रखे होंगे। अच्छा डिस्कशन होता है, एक प्रकार से क्लैरिटी और डायरेक्शन मिलती है। अभी आपने अंबेडकर जी और गांधी जी की बात की और हर सम्मेलन में अंबेडकर जी की बात होती है, गांधी जी की बात होती है, शिवाजी महाराज, महात्मा फूले जी, सावित्री फूले जी, संत तुकाराम जी, बहुत सारे नाम हैं, साहू महाराज जी, बिरसा मुंडा जी, अंबेडकर जी, गांधी जी, उसमें बुद्ध भगवान का नाम जोड़ा जाता है, बसवना, नारायण गुरु। हर प्रदेश में आपको ऐसे 2-3 नाम मिलेंगे। और फिर उनकी याद करते हैं हम। गांधी जी अमर रहें, अंबेडकर जी अमर रहें, हाथ जोड़ते हैं उनके सामने, माला लगती है। मगर सच्चाई है कि जब हम अंबेडकर जी की बात कर रहे हैं, गांधी जी की बात कर रहे हैं, तो हम एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहे। क्योंकि अगर हम अंबेडकर जी की बात करें तो अंबेडकर जी ठीक है एक फॉर्म थे, एक शरीर थे, मगर अंबेडकर जी के मुंह से सिर्फ उनकी आवाज नहीं निकलती थी। जब अंबेडकर जी बोलते थे तो करोड़ों लोगों की आवाज
करोड़ों लोगों की आवाज उनके मुंह से निकलती थी। अगर सिर्फ अंबेडकर जी की आवाज निकलती तो हम उनका याद नहीं करते। हम उनका याद इसलिए करते हैं क्योंकि जब अंबेडकर जी बोलते थे तो दूसरों का जो दुख था, दूसरों का जो दर्द था, वो उनके मुंह से निकलता था। मैंने उनकी किताबें पढ़ी हैं, चाहे एनालिसिस ऑफ सेल्फ हो, चाहे एनालिसिस ऑफ कास्ट हो, बुद्धिज्म पे काफी पढ़ा है। और जब आप अंबेडकर जी को पढ़ेंगे तो दिखता है कि यह व्यक्ति अपनी बात नहीं कर रहा है, यह व्यक्ति दूसरों की बात कर रहा है। और इस व्यक्ति के अंदर, जो हर नेता के अंदर लड़ाई होती है, नेता के अंदर क्या लड़ाई होती है? नेता के अंदर मुझ में है, सब में है, मैं क्या चाहता हूं और जनता क्या चाहती है, इसके बीच में टेंशन होती है। अंबेडकर जी जैसे, गांधी जी जैसे लोग अपनी आवाज को बंद कर देते हैं और उनके मुंह से अपना दुख, अपना दर्द नहीं निकलता है। उनके मुंह से दूसरों का दर्द, दूसरों का दुख, दूसरे की आवाज निकलती है। तो जब हमने ये कॉन्स्टिट्यूशन, जब हमने, हिंदुस्तान ने, सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने नहीं, सिर्फ महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू ने नहीं, हिंदुस्तान ने जब अंबेडकर जी से कहा कि अंबेडकर जी आप इस संविधान को बनाइए, कोऑर्डिनेट कीजिए, तो देश उनसे कह रहा था कि हम चाहते हैं कि इस संविधान में जो इस देश में करोड़ों दलित हैं, जो उनका दर्द है, जो रोज उनको सहना पड़ता है, जो उनका दुख है, वो दुख, वो आवाज इस कॉन्स्टिट्यूशन में गूंजनी चाहिए। और वो काम अंबेडकर जी ने किया। अब लोग कहते हैं कि अंबेडकर जी ने ये कॉन्स्टिट्यूशन आजादी के एकदम बाद बनाया। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इस कॉन्स्टिट्यूशन में फूले जी की आवाज नहीं है? इसमें बुद्ध भगवान की आवाज नहीं है? बसवना, फूले जी, सावित्री फूले जी, इन सब की आवाज नहीं है? तो ये जो है, जिसकी आज हम रक्षा कर रहे हैं, ये हजारों साल पुरानी किताब है। इसके अंदर जो सोच है, ये एक, हम कह सकते हैं कि ये मॉडर्न वर्जन है, 20th सेंचुरी का वर्जन है, मगर इसमें जो सोच है वो हजारों साल पुरानी है। जो इसमें कहा जा रहा है वही बुद्ध भगवान ने कहा, वही अशोक ने कहा, वही इन सब महापुरुषों ने कहा, वही अंबेडकर जी ने कहा, वही गांधी जी ने कहा।
और इसके पीछे हिंदुस्तान का एक विजन है। यह सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक जीने का तरीका है, मरने का तरीका है कि अगर हम जिएंगे, देश में जिएंगे, तो एक दूसरे का आदर करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, और जितनी जगह हम चाहते हैं उतनी ही जगह हम दूसरे को देने के लिए तैयार होंगे। इसमें कहीं नहीं लिखा कि एक व्यक्ति हिंदुस्तान की पूरा धन, हिंदुस्तान की पूरी शक्ति, हिंदुस्तान का भविष्य छीन सकता है। इसमें लिखा है कि समानता होनी चाहिए, वन मैन वन वोट होना चाहिए, सबका आदर होना चाहिए, हर धर्म का आदर होना चाहिए, हर जात का, हर प्रदेश का, हर भाषा का आदर होना चाहिए। तो जब आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग इस पर आक्रमण करते हैं, तो सिर्फ इस किताब पर नहीं कर रहे हैं आक्रमण, वो हिंदुस्तान की आवाज पर आक्रमण कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे इंस्टीट्यूशंस बनते हैं, सरकार के अलग अलग संस्थाएं बनती हैं, इलेक्शन कमीशन बनता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता, ये नहीं होता, तो इलेक्शन कमीशन नहीं होता। राजाओं महाराजाओं के पास इलेक्शन कमीशन नहीं होता था। तो इससे हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम, आईआईटी, आईआईएम, प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम, सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम, ये सब निकलता है। पब्लिक अस्पताल यहां से आते हैं। इसको आप मिटा दीजिए, आपको एक पब्लिक अस्पताल नहीं मिलेगा, एक पब्लिक स्कूल नहीं मिलेगा, एक पब्लिक कॉलेज नहीं मिलेगा, सब गायब हो जाएगा। और आरएसएस एक के बाद एक, आरएसएस इस पे सीधा आक्रमण नहीं कर सकती है, डरते हैं। अगर सामने से इसके साथ लड़ गए, वो 5 मिनट में हार जाएंगे। सामने से नहीं आ सकते। वो जानते हैं कि जिस दिन वो सामने से आ गए, उसी दिन कहानी खत्म हो जाएगी। तो छुप के आते हैं, अलग अलग शब्दों के पीछे छुप के आते हैं। विकास, प्रगति, इकोनॉमी, अलग अलग शब्दों के पीछे छुप के आते हैं, मगर लक्ष्य पीछे से इसमें छुरा मारने का है। अच्छा, दम होता तो आगे से आते, दम होता तो कहते भाई आ रहे हैं, और हम भी कहते भैया आ जाओ। किसी ने बहुत अच्छी बात बोली मुझे 2-3 दिन पहले, अगर गीदड़ किसी जानवर को गला पकड़ के मारता है तो वो शेर नहीं बन जाता है। तो सामने से नहीं आते, पीछे से आते हैं, छुप छुप के आते हैं। शिशु मंदिर के पीछे छुपकर, एकलव्य स्कूल के पीछे छुपकर। सच्चाई है, मैंने अभी देखी, बड़ी सी बिल्डिंग है, हजारों करोड़ की होगी जमीन। ये शिशु मंदिर का पैसा आया कहां से?
ये मध्य प्रदेश की सरकार का पैसा है, राजस्थान की सरकार का पैसा है, बाकी प्रदेशों की सरकार का पैसा है, नेशनल हाईवे का पैसा है। उसको आप कह सकते हो विकास का पैसा है, गुजरात मॉडल का पैसा है, अंबानी अदानी का पैसा है। तो बीच में राहुल गांधी की आवाज नहीं, बीच में से एक और आवाज निकली। नहीं, वो दूसरी है, वो दूसरी वाली है। मगर बीच में मैं सुन रहा था। अब मेरा काम जनता की आवाज सुनने का है, तो मैं सुन रहा था और पहले एक छोटी सी आवाज आई, छोटी सी थी, जाति जनगणना। वो कोने से आई, वो ऐसे मतलब अगर मीटिंग हो, वो 200-300 लोगों ने नहीं कही, वो एक आदमी आया कोने से, कहता है जाति जनगणना। और फिर आस्ते आस्ते वो जाति जनगणना, जाति जनगणना, जाति जनगणना फैलती जा रही है। इसको हमने जाति जनगणना नाम दिया है। जैसे अंबेडकर जी की सोच, बसवना, गांधी जी की सोच को हमने यह नाम दिया है कॉन्स्टिट्यूशन, वैसे ही जाति जनगणना को हमने नाम दिया है। मगर जाति जनगणना का असली मतलब न्याय है। क्योंकि अगर इस देश में 90% लोगों के पास कोई पावर ही नहीं है, कोई पैसा नहीं है, कोई धन नहीं है, कोई एसेट्स नहीं है, तो उनका क्या मतलब है? आपने कहा, यह शब्द बहुत यूज होता है आजकल, समानता, सॉरी, आदर, रिस्पेक्ट। मेरी सोच है कि बिना पावर की, बिना धन के रिस्पेक्ट का क्या मतलब है? कोई भूखा मर रहा है, उसकी कोई सुनता नहीं है, 24 घंटा दुखी रहता है, और मैं जाके उस पर माला लगा दूंगा, भैया मैं आपकी इज्जत करता हूं, उसका क्या मतलब? उससे अच्छा उसे शक्ति दो, उसके लिए रास्ते खोलो, उसको थोड़ा सा धन दिलवाओ, उसको थोड़ी पावर दो, और फिर आपकी रिस्पेक्ट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर वो अपने आप रिस्पेक्ट ले जाएगा, है ना? तो मैं चाहता हूं कि ये जो सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने है, और ये छुपा हुआ है, इसकी झलकें दिखती हैं, हर रोज दिखती हैं। कल मैं रायबरेली में, हमारी एक मीटिंग होती है, एमपीज की मीटिंग होती है, दिशा मीटिंग, उसमें गया। गलती से मैंने कह दिया, भैया ये जो सब अफसर हैं, अपना परिचय कर दीजिए। गलती से कह दिया मैंने। अब परिचय शुरू हुआ, उसमें मुझे एक दलित नाम ना सुनाई दे, एक ओबीसी नाम ना सुनाई दे। फिर मैंने पता लगाया, मैंने अपने सेक्रेटरी से कहा, भैया ये इन सब के नाम निकालो और पता लगाओ इनमें से ओबीसी कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, माइनॉरिटी के कितने हैं। झलक दिखी।
80%। एक दो कम्युनिटीज के, बाकी कोई नहीं। झलक दिखी। कभी कभी मैं गंगाराम अस्पताल चला जाता हूं, वहां पे दिखती है। वहां पे मैं ढूंढता हूं, भैया ये कोई दलित डॉक्टर दिख जाए मुझे, एक आदिवासी डॉक्टर दिख जाए मुझे, एक ओबीसी डॉक्टर दिख जाए। कॉर्पोरेट इंडिया में देखता हूं, भैया नाम मिल जाए एक। 500 कंपनियां हैं, 16 लाख करोड़ रुपया मोदी जी ने माफ किया है। 20-25 लोगों, मैं देखता हूं भैया इनमें से एक मिल जाए दलित, एक आदिवासी यहां मिल जाए, एक जनरल कास्ट का गरीब मिल जाए, ओबीसी मिल जाए, कोई नहीं मिलता। तो अगर आप देखना चाहते हो, सब जगह दिखेगा। जुडिशरी में हाई कोर्ट्स देख लीजिए, बड़े बड़े अफसरों को देखिए, 90% हिंदुस्तान उसमें आपको दिखेगा ही नहीं। और आजकल तो मैं मतलब डेटा का टाइम है, मैं तो निकालता रहता हूं। मेरे पास लिस्ट है, कभी मैं आपको दिखा दूंगा, चौंक जाओगे आप लोग, ये हो क्या रहा है। अदानी जी की कंपनी में मैंने मैनेजमेंट टीम को देखा, कौन लोग हैं ये। उसमें आपको एक दलित नहीं मिलेगा, एक ओबीसी नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा। 5% लोग हिंदुस्तान को चला रहे हैं। स्टॉक मार्केट ऊपर जाती है, वही 5% को फायदा होता है। पॉलिसी बनती है, उन्हीं 5% का फायदा होता है। 16 लाख करोड़ रुपए उनके माफ हो जाते, कोई चू नहीं बोलता। और मैंने कर्नाटक में कह दिया भैया किसानों का कर्जा माफ होगा, मतलब मीडिया में 24 घंटा 24 घंटा, ये देखो राहुल गांधी किसानों की आदत बिगाड़ रहा है, ये पागल हो गया, ये किसानों की आदत बिगाड़ रहा है। अच्छा भैया, आपने उन 25 लोगों की आदत नहीं बिगाड़ी कि 16 लाख करोड़ रुपए आपने पकड़ा दिए उनको। तो जहां भी कोई 90% की बात करे, वो आदत बिगाड़ना है। अलग अलग शब्द यूज होते हैं। किसान अगर अपना बैंक लोन वापस ना दे, उसको लाठी मार के जेल में डाल देते हैं, कहते हैं डिफॉल्टर हो तुम, कहते हैं ना। और अदानी जी 1 लाख करोड़ रुपए वापस ना दे तो उसको क्या कहते हैं? देशभक्त। एक को डिफॉल्टर बना देते हैं और दूसरे को बिजनेसमैन नाम दे देते हैं। वो बेचारा जेल चला जाता है और ये प्राइवेट हवाई जहाज में मतलब विदेश जाता है। और इसको हिंदुस्तान में हम विकास कहते हैं। प्रगति, डेवलपमेंट, विकास, ये शब्द हैं। अरे भाई, किसका विकास, किसकी प्रगति, किसका डेवलपमेंट, ये भी बता दो। तो इसीलिए ये जो छोटी सी आवाज निकली जाति जनगणना ने, इसने मोदी जी की नींद बंद कर दी। नहीं, मेरे वजह से नहीं हुआ भैया। मैंने जो आपको बोला, ये मेरा काम, मैं एम्पलीफायर हूं। मेरा काम एम्पलीफिकेशन है। मेरा काम आपके पास आकर सुनने का है। मेरा काम, जो मेरा लक्ष्य है ना, उसको खत्म करने का, उसको मारने का है। जो मेरे अंदर लक्ष्य है कि भैया मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, उसको मारने का है। मैं हर रोज सुबह उठकर उसको मारता हूं। और मेरा काम आपकी आवाज
जो हिंदुस्तान के गरीब लोग हैं उनकी आवाज सुनने का है। ये मुझ में कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो ये आवाज निकली छोटी सी, पहले कहती है भैया जाति जनगणना, मैंने सुना, फिर थोड़ी फैली, फिर और फैली, और फिर उसके बाद मैं देख रहा था मोदी जी का चेहरा बदलने लग गया। ये क्या हो रहा है? देश की जनता न्याय कैसे मांग रही है? जाति जनगणना से सब कुछ साफ हो जाएगा। हिंदुस्तान के हर गरीब व्यक्ति को, चाहे वो जनरल कास्ट का हो, दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़े वर्ग का हो, माइनॉरिटी हो, महिला हो, जो भी, सबको पता लग जाएगा कि इस देश में हमारे हाथ में कितनी पावर है, हमारे हाथ में कितना धन है, मतलब हमारा क्या रोल है। और मैं गारंटी देके कह रहा हूं कि जब हम हिंदुस्तान के एसेट्स को देखेंगे, हिंदुस्तान की पूंजी को देखेंगे, उसमें आपको दिखेगा कि वहां पे ना कोई दलित है, ना कोई आदिवासी है, ना कोई पिछड़ा है। और ये जो जाति जनगणना है, ये जैसे मैंने आपसे कहा, ये किताब नहीं है, ये जीने का तरीका है, ये फिलॉसफी ऑफ लाइफ है। वैसे ही जाति जनगणना एक डेवलपमेंट का पैराडाइम है, एक डेवलपमेंट का तरीका है। कुछ दिन पहले एक दुनिया में एक बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट है, नाम नहीं लूंगा, वो इनइक्वालिटी पे काम करता है। तो मेरी उसके साथ बात हुई, मैंने उससे पूछा, वो प्रेजेंटेशन दिया उसने मुझे, और उसने मुझे कहा, राहुल, हिंदुस्तान दुनिया में सबसे अनइक्वल देशों में है। और फिर मैंने उनसे कहा, भैया आप एक बात बताइए, आपने हिंदुस्तान की एनालिसिस कर दी, आपने प्रेजेंटेशन दे दिया मुझे, मगर इस पूरे प्रेजेंटेशन में आपने एक बार जात शब्द का प्रयोग नहीं किया। मतलब जो इनइक्वालिटी का सोर्स है, जहां से इनइक्वालिटी निकल रही है, उसकी तो आपने चर्चा ही नहीं की। मेरे एक दो दोस्त हैं, कभी कभी बात हो जाती है, जनरल कास्ट के लोग हैं। तो एक दिन मेरा एक दोस्त कहता है, मुझे तो जात नहीं दिखती। मैंने कहा, तुझे कहां से दिखेगी? जात नहीं है क्योंकि मुझे नहीं दिखती, आपको नहीं दिखेगी वो। अगर आप उसको देखना चाहते हो तो आपको ढूंढना पड़ेगा, मगर दलित को नहीं ढूंढनी पड़ेगी। दलित को रोज दिखती है, पिछड़ों को रोज दिखती है, आदिवासियों को रोज दिखती है, महिलाओं को भी दिखती है। तो जाति जनगणना से क्लैरिटी आ जाएगी, नया पैराडाइम बनेगा। और इसीलिए बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग, मैं आपको बता रहा हूं, अभी वहां पे डिस्कशन चल रहा है जाति जनगणना के बारे में, बड़ी मीटिंग चल रही है, क्या पोजीशन लें, क्या कहना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं, कुछ भी कर लो, जाति जनगणना होने वाला है। आपको जो डिस्कशन करने हैं, मीडिया में जो लिखवाना है लिखवा लो। हिंदुस्तान की जनता ने निर्णय ले लिया है, जाति जनगणना होगा, और ये 50% वाली जो आपने बना रखी है दीवार, इसको तोड़ा जाएगा। तो ये आस्ते आस्ते आवाज बढ़ती जा रही है, इसको रोका नहीं जा सकता। हमारा काम, आपका काम
एम्प्लीफिकेशन का है, समझाने का है कि देखिए जाति जनगणना से संविधान बचेगा। अगर जनता को पता लग गया कि उनके साथ क्या अन्याय हो रहा है तो वो एकदम इस किताब को पकड़ लेंगे और इसकी ये बच जाएगा। तो आप एम्पलीफायर हो, मैं भी एम्पलीफायर हूं, आप भी एम्पलीफायर हो। हमें देश को बताना है कि गरीबों के साथ 90% लोगों के साथ इस देश में अन्याय हो रहा है, रोज होता है, और उसके खिलाफ हम सब लड़ रहे हैं। और पहले 2 कदम जाति जनगणना और 50% की दीवार, यह है। अब मोदी जी कहते हैं, आपने सुना होगा, जब भी मैं जाति जनगणना की बात करता हूं, मोदी जी कहते हैं देखिए राहुल गांधी देश को बांटने की कोशिश कर रहा है, कहते हैं ना। मैं देश को बता रहा हूं कि 90% लोग इस देश की प्रगति में शामिल ही नहीं है। मैं देश को बता रहा हूं कि कॉर्पोरेट इंडिया में, मीडिया में, जुडिशरी में 90% लोग हैं ही नहीं। 100% करेक्ट। अच्छा, अगर आपको देखना है, अगर आपको आदिवासी, दलित, पिछड़े लोग देखने हैं, मैं आपको बता दूंगा कहां मिलेंगे। जेल में, मनरेगा की लाइन में, मैन्युअल लेबर में। ये जो सड़कें बनती हैं, ये जो इमारतें बनती हैं, ये जो इमारत बनी है, ये 90% ने बनाई है। ये जो है ये 90% ने बनाया है, मगर इसका फायदा उसको नहीं मिला, इस इमारत का फायदा उसको नहीं मिला। बस तो यही सवाल है, यही सवाल मैं उठा रहा हूं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मजे आ रहे हैं मुझे। जहां भी जाता हूं मैं, मतलब खुशी से जाता हूं, आप जैसे लोगों से मिलता हूं। थिंकिंग एक ही है, आप मुझे समझते हो, मैं आपको समझता हूं। मतलब मैंने इतना लंबा भाषण दे दिया, मैं आपको कह रहा हूं अगर मैं यहां आके 2 मिनट बोल देता आप समझ जाते। जो मैंने आधे घंटे में बोला है आप 5 सेकंड में समझ जाओगे। सही पकड़े, आपकी नियत मेरी नियत साफ है। तो एक टीम जैसे काम करना है और पहला लक्ष्य है जाति जनगणना और 50% वाली दीवार। जय संविधान। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत प्यार, नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा अमन कांबले जी से, वो आए और धन्यवाद भाषण रखें। 2 मिनट रुकिए। सर, नागपुर में 2 विचारधाराओं के केंद्र है, एक समानता का और एक विषमता का। नागपुर में आज संविधान सम्मेलन के माध्यम से माननीय राहुल गांधी जी ने विषमता के विरुद्ध समानता की आवाज बुलंद की है, सामाजिक न्याय की, देश के संविधान की और देश के तमाम लोगों की आवाज बुलंद की है। इसके लिए बहुत बहुत सर आपका आभार, साधुवाद और मंगल कामना। इसके अलावा देश भर के सामाजिक संगठनों के माध्यम से संविधान सम्मेलन का आयोजन करने वाले डॉक्टर अनिल जयहिंद जी, माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी, माननीय बुंदला ताई जी और अशोक भारती जी और मंच पर आसीन सभी सम्माननीय जो अतिथि है, इन सब का आभार और आप सब लोगों का आभार। और इसकी तहत ही मैं अपना धन्यवाद प्रकट करता हूं। धन्यवाद। अब राष्ट्रगान के लिए, राष्ट्रगान के सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। राष्ट्रगान के लिए मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल
चञ्चल यमुना गङ्गा उच्चल जलधितरङ्गा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे आप आगे चलाएं।